बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 17 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। आने वाले 12 से 24 घंटे बिल्कुल डिसाइसिव हैं, बिल्कुल फैसला कुन है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर कि मामला किस जानिब जाने वाला है। और ये सूरत हाल तब इतनी ज़्यादा टेंस हुई जब डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट के अंदर कनाडा में मौजूद था और अचानक से ये अपना दौरा मुख्तसर करके ये कनाडा से वाशिंगटन के लिए निकल गया। मार्को रूबियो इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इसके साथ था और जाने से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम छोड़ा। ये पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और ईरानियों को धमकियों भरा पैगाम दिया और ये कहा कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि मुझे न्यूक्लियर ईरान नहीं चाहिए और डील कर लो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। तो अब तेहरान के रिहायशियों को इसकी जानिब से कहा गया कि सारे के सारे तेहरान के जो लोग हैं वो तेहरान को खाली कर दें। ये पैगाम छोड़ने के बाद अचानक से अपना दौरा कनाडा से मुख्तसर करने के बाद ये जब वाशिंगटन के लिए निकला तो जो कनाडा के अंदर दीगर जो G7 लीडर्स मौजूद हैं, इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्जिया मेलोनी वगैरह, तो उनसे सहाफ़ियों ने सवालात पूछना स्टार्ट कर दिए कि बहुत गुस्से में निकले हैं, बताकर भी नहीं गए और पैगाम छोड़ कर गए हैं तेहरान के लिए। तो क्या होने वाला है? क्या मशरिक़ वस्ता के अंदर कोई बड़ी जंग एक्सपेक्ट की जानी चाहिए? क्या अमेरिका इसराइल को ज्वाइन करने वाला है? इमैनुअल मैक्रोन ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा। इसराइल, ईरान और इंटरनेशनल मीडिया का वर्जन भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये टेंशन्स मैं आपको बता दूं कि तब हाई हुई जब इसराइल की जानिब से ईरान के सरकारी टीवी को तब टारगेट किया गया जब लाइव नशरियात चल रही थी। एक खातून एंकर लाइव प्रोग्राम कर रही थी और सरकारी टीवी चैनल को टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से। तो इस हमले के बाद ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, पासदारान इनकलाब की जानिब से इसराइल को वार्न किया गया। तिल अवीव के रिहायशियों को कहा गया कि तिल अवीव को खाली कर दो। और मैं आपको बता दूं कि तिल अवीव के रिहायशियों ने तिल अवीव को खाली करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उन्होंने ईरान की स्ट्राइक्स देखी हैं कि ईरान के पास इतने पावरफुल मिसाइल हैं कि इनको रोकने की सलाहियत ना इसराइल के पास है ना अमेरिका के पास है। तो जो तिल अवीव के रिहायशी हैं वो भी निकल रहे हैं तिल अवीव को छोड़कर। और फिर टीवी चैनल्स को भी ईरान की जानिब से वार्न किया गया। इसराइल के टीवी चैनल्स को वार्न करते हुए ईरान ने ये कहा कि टिट फॉर टैट स्ट्राइक का इंतजार करें। ईरान की जानिब से तारीख का जो काबिज सहूनी रियासत की तारीख है, इसने कभी अपनी तारीख में इतना बड़ा हमला नहीं देखा होगा जितना बड़ा हमला ईरान की जानिब से इसराइल पर आने वाले चंद घंटों में किया जाएगा। बहुत बड़ी वार्निंग जब ईरान की जानिब से सामने आई तो नेतन्याहू के हाथ पांव फूल गए। इसने अपनी उन कोशिशों को तेज कर दिया कि अमेरिका को इस जंग के अंदर किसी तरह से ड्रैग किया जाए, क्योंकि नेतन्याहू आपको मालूम है कि अपने टारगेट्स को अचीव करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को इसने गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान भी टारगेट किया, सिविलियन आबादियों को भी टारगेट किया, स्टेट टीवी को भी टारगेट किया। लेकिन ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज करने में, तबाह करना तो दूर की बात है, डैमेज करने में भी ये नाकाम क्यों है? क्योंकि इसके पास वो बम नहीं है जो बम इन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए चाहिए। वो बम मैं आपको बता दूं कि वो बम अमेरिका के पास है और वो बम है 30,000 पाउंड बम, जो बंकर बस्टर बम है। उससे इन न्यूक्लियर साइट्स को एक्सपर्ट्स के मुताबिक तबाह किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने 2000 पाउंड बम्स तो इसराइल को प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये जो 30,000 पाउंड बम्स हैं ये अमेरिका की जानिब से अभी तक इसराइल को प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो क्या अमेरिका ये बम जो है वो इसराइल को प्रोवाइड करने वाला है या फिर अमेरिका खुद इस जंग को ज्वाइन करने वाला है? नेतन्याहू ये समझता है और इसराइल का मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप निकला कनाडा से, एक पैगाम छोड़कर निकला, तो इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है और अमेरिका इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ इस जंग को डोनाल्ड ट्रंप फाइनली ज्वाइन करने वाले हैं और ईरान की जोरी तनसीबात को अमेरिका और इसराइल की जानिब से मिलकर तबाह किया जाएगा आने वाले 12 से 24 घंटों के दौरान। ये फैसला ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आ जाएगा। इमैनुअल मैक्रोन से सवाल पूछा गया, G7 समिट के अंदर मौजूद हैं इमैनुअल मैक्रोन,
क्योंकि ये समिट तो जारी है। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अपना दौरा मुख्तसर करके निकला। इमैनुअल मैक्रोन से सहाफियों ने सवाल पूछा कि जी डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में निकल गए, अचानक निकल गए, पैगाम छोड़कर निकल गए, क्या होने वाला है? मशरिक वस्ता के अंदर एक बड़ी जंग एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन ने जवाब दिया कि बड़ी जंग नहीं बल्कि जंग बंदी एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। आने वाले चंद घंटों में इमैनुअल मैक्रोन ने यह बताया कि ईरान की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक नया प्रपोजल दिया गया है। जंग बंदी प्रपोजल, न्यूक्लियर डील को लेकर प्रपोजल ईरान की जानिब से इमैनुअल मैक्रोन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को थमाया गया है और डोनाल्ड ट्रंप इस प्रपोजल पर कोई बड़ा फैसला आने वाले चंद घंटों में अनाउंस कर सकते हैं। अब ये जो इमैनुअल मैक्रोन का दावा था, इसको मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ईरान ने मुस्तरद किया। ईरान ने यह कहा कि कोई नया प्रपोजल अमेरिका के सामने जौहरी मुज़ाकरात को लेकर कोई नया प्रपोजल अमेरिका के सामने नहीं रखा गया। ना सिर्फ ईरान के ऑफिशियल्स ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के सामने एक फाइनल प्रपोजल रखा गया, सेकंड वार्निंग के तौर पर रखा गया, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बात कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों को, सेकंड चांस देता हूं, सेकंड चांस देता हूं। तो ये राइटर्स भी रिपोर्ट कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने, स्टीव विटकॉफ ने, जो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक वस्ता हैं, जो ईरान के साथ मुज़ाकरात के 5 अदवार के अंदर मौजूद भी थे, छठा दौर 15 जून को था जो कि नहीं हुआ इस जंग की वजह से। बहरहाल स्टीव विटकॉफ ने इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सामने एक प्रपोजल रखा है, नया प्रपोजल है, लेकिन इस प्रपोजल में वही मुतालबात ईरान के सामने रखे गए हैं कि ईरान अपनी जौहरी तनसीबात को, अपनी न्यूक्लियर साइट्स को, अपने मिसाइल सिटीज को अपने हाथ से तबाह कर दे। और ये प्रपोजल जो है, इस पर ईरान की जानिब से क्या नेगेटिव जवाब दिया गया है, क्योंकि अब तो इसराइल के हमले के बाद ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो बिल्कुल जस्टिफाइड हो गया है। ईरान को जौहरी प्रोग्राम इंटरनेशनल कानून के अकॉर्डिंग भी ईरान जारी रख सकता है और इसराइल के हमलों के बाद तो ईरान के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया है ये जौहरी प्रोग्राम को जारी रखना। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से नेगेटिव जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है इस प्रपोजल पर, इस नए प्रपोजल पर। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये पैगाम छोड़कर अपना दौरा मुख्तसर करके और धमकियां लगाकर तेहरान को और तेहरान के रिहायशियों को ये कनाडा से निकल गए। अब ये जो मिक्स खबरें हैं कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि जंग बंदी अनाउंस की जाएगी आने वाले चंद घंटों में, और ईरान और इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी जंग जो है वो छिड़ सकती है, कोई प्रपोजल ईरान की जानिब से नहीं रखा गया और डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुस्से में निकला। डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लिया सहाफ़ी ने कि क्या चल रहा है। इमैनुअल मैक्रोन तो ये कहते हैं कि आने वाले चंद घंटों में एक जंग बंदी जो है वो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, और आपके पैगाम से ये लगता है कि तेहरान के रिहायशियों को आपने इवैक्यूएशन का कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि मेरे दौरा मुख्तसर करने का जंग बंदी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसने डिटेल्स नहीं बताई। बहरहाल इसने सहाफ़ी को कहा कि स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहें, खबरें सुनते रहें, हालात देखते रहें, आने वाले चंद घंटों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यानी कि इसने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की उस बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कैमरे के सामने खड़े होकर मुस्तरद किया कि जंग बंदी का कोई चांस नहीं है। और जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि ईरान की जानिब से या फिर अमेरिका की जानिब से ईरान को एक नया प्रपोजल स्टीव विटकॉफ ने दिया था जिसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फौरी तौर पर अचानक से दौरा मुख्तसर करके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाशिंगटन निकल गया है। और इसराइल के मुताबिक, इसराइल के मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले चंद घंटों में इसराइल को ईरान के खिलाफ इस जंग के अंदर ज्वाइन कर सकता है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिरी प्रेशर टैक्टिक है कि स्टीव विटकॉफ की जानिब से जो नया प्रपोजल ईरान के सामने रखा गया, जिस पर रिपोर्टेडली नेगेटिव जवाब ईरान की जानिब से सामने आया, तो ईरान डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन पहुंचने तक या आने वाले चंद घंटों में उस प्रपोजल पर कोई पॉजिटिव जवाब ईरान की जानिब से सामने आ गया तो फिर फ्रांस के सदर के मुताबिक ये जंगबंदी का ऐलान जो है वो आने वाले चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जाएगा। और अगर ईरान ने इस प्रपोजल को जिस तरह से मुस्तरद किया है तो ईरान अपने स्टांस पर डटा रहता है और अपने मुतालबात को लेकर डटा रहता है,
اپنے کنسرنز کو لے کر ڈٹا رہتا ہے، اپنے جوہری پروگرام کو لے کر اپنے مطالبے پر قائم رہتا ہے، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو اس جنگ میں ایران کے خلاف آنے والے چند گھنٹوں میں جوائن بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا تو پھر مشرق وسطیٰ کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی۔ اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی یہ جو G7 کنٹریز ہیں، یہ آلریڈی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ایران کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرنے میں یہ پیش ہیں، یہ سارے کے سارے اتحادی۔ اور اگر امریکہ اس جنگ کے اندر انٹر ہوا تو یہ سارے کے سارے یوں سوچ لیں کہ G7 کنٹریز بلکہ یہ نیٹو کا پورا جو الائنس ہے، یہ ایران کے خلاف، ایران کی جوہری سائٹس کے خلاف ان کی جانب سے ریمارکس تو پہلے سے سامنے آ رہے ہیں، تو اس سارے کے سارے ایران کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کے بعد اعلان جنگ کر دیں گے۔ اور نیٹو کا آرٹیکل 5 بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک ایلائی جو ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے امریکہ کی بیسز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جواب میں obviously ٹارگٹ کیا جائے گا، تو نیٹو کا آرٹیکل 5 اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ پہلے بھی امریکہ کی وجہ سے ایک ہی مرتبہ ہوا 9/11 کے بعد، اور اب بھی اگر امریکہ اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تو دوسری مرتبہ امریکہ کی وجہ سے نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ اور اس سائیڈ پر ایران کے ساتھ کون ہے؟ ایران کا ساتھ دینے کے لیے کون آئے گا؟ جس طرح سے ایران کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے چائنا میدان میں تھا، ایران کے ساتھ ایران نے جو رشیا کی جنگ ہے اس میں رشیا کا جس طرح سے ساتھ دیا، تو کیا رشیا اور چائنا یا شمالی کوریا کی جانب سے مسلمان ممالک کو تو چھوڑ دیں، مسلمان ممالک تو مذمتوں کی حد تک ہی اگر امریکہ نے جوائن بھی کر لیا اسرائیل کو اس جنگ میں، تو مسلمان ممالک کی جانب سے مذمتی اعلامیے آلریڈی انہوں نے لکھ کر رکھ لیے ہیں، وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ بہرحال اگر امید ہے، جیسے کہ وینزویلا کے سربراہ نے کہا کہ صرف رشیا اور چائنا ہی امریکہ کی اس بدماشی کو، اس بدماش کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ چائنا اور رشیا ہی ہیں۔ اگر وہ ایران کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اور سخت زبان استعمال کی، کوئی وارننگ دی اسی طرح کی جس طرح کی وارننگ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ہے، تو یہی ایک راستہ ہے کہ ان کی بدماشی کو، امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کی، سائناس کے ٹولے کی بدماشی کو روکا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا سے تو کچھ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے سرگئی شوگو کو روانہ کیا ہے شمالی کوریا بالکل ان اناؤنسڈ وزٹ تھا۔ سرگئی شوگو اب سے کچھ دیر قبل شمالی کوریا پہنچے ہیں، اور ان تین ممالک کی جانب سے چائنا، رشیا اور شمالی کوریا کی جانب سے، جیسا کہ وینزویلا کے سربراہ نے کہا، بالکل درست کہا کہ اگر یہاں سے کوئی سخت آواز، کوئی ریزسٹنس ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا ان کی جانب سے اعلان سامنے آیا، تو یہی ایک راستہ ہے کہ ان کی بدماشی کو، یہ جو بدماشوں کا ٹولہ ہے، یہ جو نیٹو کا الائنس ہے، ان کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ ایران، رشیا، چائنا اور شمالی کوریا مل کر ہی روک سکتے ہیں۔ آنے والے چند گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ ڈیسائسو ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا ایران کے فیصلے پر کہ ایران کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا پرپوزل مانتے ہوئے ایران کی اپنی جوہری تنصیبات کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرنے پر ایگریمنٹ ظاہر کرے گا، یا پھر جس طرح سے مسعود پزشکیان نے گزشتہ روز پارلیمان سے جو خطاب کیا، بہت زیادہ دبنگ خطاب تھا، اور اس خطاب کے اندر مسعود پزشکیان نے اپنی قوم کو متحد رہنے کا اور مسلمانوں کو متحد رہنے کا کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہولڈ یور گراؤنڈ۔ تو کیا ایران جو ہے وہ اپنے مطالبے پر ڈٹا رہے گا؟ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت ساری دعائیں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، یونٹی کے لیے، ایرانیوں کے لیے اور معصوم فلسطینیوں کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔